चैप्टर 26। पहले उसे विहान सिंह के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन जब उसने अपने आदमियों से इंक्वायरी करवाती तो उसे पता चला विहान सिंह उनकी सोच से भी ज़्यादा क्रूएल है। न जाने कितनी लड़कियों का खून उसके हाथ लगा है। ये जानकर वो मल्होत्रा परिवार से और भी ज़्यादा नफरत करने लगा। कोई पिता अपनी बेटी को इतने क्रूएल इंसान जो कैसे सौंप सकता है? मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे मौत से ज़्यादा अपनी आज़ादी प्यारी है। और तुम कैसे भूल सकते हो, मैं भी प्रोविजन पीरियड पर हूँ जिसमें सिर्फ आधा महीना ही बाकी रह गया है। मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के जरिए मैं आज़ाद हो सकती हूँ उन सब से। सिया की आंखों में दृढ़ विश्वास देखकर राघव ने सिया से कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें कभी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मुझे मत भूलना। इस पर सिया ने हाँ में सिर हिलाया और उसके बाद राघव दिया को मल्होत्रा विला के आगे छोड़कर वहां से चला गायब। तभी वो सामने से आते हुए कबीर, शिवान और वीर से टकरा गई, जो उसे ढूंढने निकल रहे थे। कबीर ने सिया को रोक और गुस्से से पूछा, क्या तुमने जो फ़ोन पर कहा पर सस्ता, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम जानती हो बहन कैसा आदमी है, उसकी रेपुटेशन कितनी खराब है, और मार्केट में अफवाहें कि उसने मर्डर भी किया है। उसके इतना चिल्लाने पर जब सिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उसकी आंखों को नोटिस किया। उनमें सर्वस्व था, जैसे वो उसका मजाक बना रही हो। ओह, तो अब इन सब को याद आ गया। सिया ने एक कदम कबीर की ओर बढ़ते हुए कहा, मुझे जहाँ तक याद है ये रिश्ता आप लोगों ने आप सबकी सहमति से तय किया था। तो अब किस बात दिखावा कर रहे हैं आप लोग? सिया उनके इस दिखावे से सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। इसी दिखावे की वजह से उसने उसकी लाइफ के इतने प्रेशियस तुमको जेल में अनगिनत जुल्म सहते हुए बीता दिया था। ये सुनकर उन तीनों भाइयों को ऐसा लगा जैसे सिया ने उन तीनों के गल पर जोरदार तमाचा मारा हो। ये संस्था वह सभी पहले से ही जानते थे, फिर भी वह सब इसके लिए राजी थे। तब उन्हें लग रहा था इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ये सोचकर तीनों के चेहरे झुक गए। तभी शिवान ने कहा, ठीक है। वही कबीर ने कुछ नहीं कहा, वह सिया की शांत को देखता रहा। उसका डर बढ़ने लगा कि कहीं वो सिया को हमेशा के लिए खो न दे। कम तीनों को इग्नोर करके सीधे लिविंग रूम में जाकर सोफा पर बैठ गई। तीनों भाई शौक थे। यह पहली बार था जब सिया सोफे पर बैठी थी। वह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। कबीर ने एक नज़र सिया को देखा और फिर वह अपने पिता धनराज और मां सुप्रिया को बुलाने के लिए ऊपर चला गया। जल्द ही उन तीनों के साथ काव्या भी नीचे आ गई और चिंता भरे स्वर में सिया से पूछने लगी, सिया तुम कहाँ थी? क्या तुम ठीक हो? आज सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। काव्या के नाटक को देखकर सिया ने उसको एक कोल्ड स्माइल दी और कहा, सब मेरे बारे में पूछ रहे थे या तुम्हारे बारे में? मुझे लगता है तुमसे सुनने में गलती हुई है। आखिर सड़क से उठाया गया आवारा कुत्ता सही उत्तराधिकारी का घोंसला चुराने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर काव्या का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तभी धनराज गुस्से से चिल्लाया, तुमने काव्या से अभी क्या कहा? सिया ने एक नज़र गुस्से में चिल्ला रहे धनराज और बाकी सबको देखा, जो उसकी ओर भौहें सिकुड़ कर देख रहे थे। जाहिर सी बात है, सिया की बात से सब नाराज दिख रहे थे। उसने सबको इग्नोर किया और मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, मिस्टर धनराज, मैंने सुना है मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल्स को बहुत बड़ा लॉस हुआ है और आप उसे कवर करना चाहते हैं, क्योंकि मल्होत्रा ग्रुप का मेक इनकम सोर्स वही है। मुझे डर है अगर ये लॉस कवर नहीं हुआ तो मल्होत्रा ग्रुप की रेपुटेशन का क्या होगा? सड़क पर आ जाएंगे सब। सिया के शब्द सुनते ही सभी के हवा एकदम बदल गए। धनराज ने सिया को घूरते हुए आश्चर्य से देखा और सोचा, वो ये सब कैसे जानती है? सिया को किसी के घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह शांत रही और
बोली क्या यही कारण नहीं है कि आप मेरी शादी विहान सिंह से करना चाहते थे? ठीक है, मैं विहान से शादी करूंगी, लेकिन आपको मेरी रखी गई कुछ शर्तें माननी होगी। धनराज ने काफी देर रुकने के बाद पूछा, शर्तें? कौन सी शर्तें? जिस पर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले आप मेरा प्रोफेशन पीरियड खत्म करवाएंगे, क्योंकि मैं कुत्ते की तरह एक जगह से दूसरी जगह घसीटी नहीं जाना चाहती और न ही आपके सभी ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए मजबूर होना चाहती हूँ। ये सुनकर कबीर खुद पर शर्मिंदा हुआ, क्योंकि उसने ही धनराज की बात मानकर जेल वार्डन को कॉल किया। अगर वो ये नहीं करता तो शायद आज ये सब नहीं होता। वह जानता था जेल में 3 साल सिया के लिए कितने मुश्किल रहे थे। वहीं धनराज ने तुरंत अपना जवाब नहीं दिया। उसने पूछा, तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? सिया ने अपनी नज़र काव्या की ओर घुमाई। काव्या उसके ऐसे देखने से काम गई। सिया ने कहा, मैं इसे अपनी क्लास में नहीं देखना चाहती। ये सुनकर वीर चिल्लाते हुए बोला, सिया, तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो। हाँ मुझे पता है मिस्टर वीर, लेकिन मैं इसे अपने आसपास नहीं देखना चाहती। जिस पर वीर ने कहा, मैं जानता हूँ तुम अभी भी गुस्से में हो। अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है तो हम पर निकालो, ना कि काव्य पर। जिस पर सिया व्यंग्यात्मक हंसी और सोफे पर सर टिक कर बैठ गई। हाँ मैं इससे बहुत नफरत करती हूँ। बहुत जलन होती है मुझे इसे देखकर हर बार जब मैं आप सभी को उसके चारों ओर घूमते हुए देखती हूँ और ऐसा बिहेवियर करते हुए देखती हूँ जैसे वह आपकी दुनिया हो। मुझे ये सोचकर दुख होता है, काश आप लोगों ने मेरे साथ उसके जितना 1% भी अच्छा बिहेव किया होता तो शायद आज मैं मुझे खुश होती। ये चीज़ मुझे 3 साल पहले समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता था मैं आपका खून हूँ, आपका अपना हिस्सा। आप तो मुझे इतनी नफरत क्यों करते थे? क्या इसलिए कि मैं एक गरीब परिवार में पाली बड़ी थी? यह इसलिए कि मैं इसके जितनी ओबीडियंट नहीं थी? पर डोंट वरी, मुझे अब सब समझ में आ गया है। एक बार जब कोई पक्षपाती हो जाता है तो उसकी सोच कभी नहीं बदलेगी। सिया, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम हमारा ही परिवार हो। सुप्रिया, जो अब तक छुट्टी, आखिरकार बोल पड़ी। जब उसने पहली बार सिया के शब्द सुने तो उसके दिल में गिल्ट की झलक दिखाई दी, लेकिन जैसे जैसे सिया आगे बोल रही थी वैसे वैसे उसका गिल्ट खत्म हो गया। उससे कोई पछतावा नहीं हुआ। सिया, प्रॉब्लम खड़ी करना बंद करो। हम सब एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो जाहिर है हम परिवार ही है। शिवान ने भी सुप्रिया का साथ देते हुए कहा। सिया ने एक नज़र उन सबको देखा और अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए धनराज से कहा, मेरी तीसरी शर्त में मैं बिहान के साथ रहूंगी, लेकिन अब से मेरा मल्होत्रा परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा। मुझे ऑफिशियली आज़ादी चाहिए। मैं कानूनी तौर पर सब कुछ पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती हूँ। अगर हम एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते तो एक दूसरे से मिलने की चमक क्यों ही उठाएं? उसके शब्दों में प्योर लिविंग रूम को शॉक कर दिया। अभी कुछ देर पहले मल्होत्रा परिवार गुस्से में था, लेकिन अब वह अपनी जगह जम गए थे। कबीर जो स्तब्ध खड़ा हुआ था, उसने अपनी लड़खड़ा की आवाज में कहा, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? ये कैसे संभव है? क्या ये वही सिया नहीं थी जो स्नेह एक झलक पाने के लिए उसके आगे पीछे घुमा करती थी? वह ऐसा कैसे कह सकती है? कबीर ने रुककर आगे कहा, बकवास करना बंद करो सिया, हमारे बिना, मल्होत्रा परिवार के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। चलो भूल जाते हैं कि यह बातचीत कभी हुई भी थी। ऊपर अपने रूम में जाओ। कबीर को डर था अगर उसने थोड़ी देर और इंतजार किया तो धनराज सिया की शर्तों के लिए राजी ना हो जाए। धनराज ने तो पहले भी कभी सिया को वापस नहीं चाहा था। सिया हंसने लगी और कबीर को देखकर बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे मल्होत्रा होने की परवाह है? तुम शायद भूल गए हो मुझे मल्होत्रा होने पर क्या मिला है। 3 साल जेल की सजा और एक मानसिक रूप से बीमार आदमी से शादी।
इसके बाद भी मल्होत्रा नाम किसी को चाहिए तो वह इस शौक से ले सकता है। इतना कहकर सिया अपनी जगह से खड़ी हो गई और एक नज़र मल्होत्रा परिवार के हर सदस्य पर डाली। अंत में अपनी कोल्ड आवाज में धनराज से कहा, अगर मेरी ये शर्तें मंजूर हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये कहकर वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगे, तभी धनराज की आवाज से वह बीच में रुक गई। आई एम नॉट रेडी, तुम वही करोगी जैसा मैं कहूँगा। लड़की तुम कुछ ज्यादा हो बोल गई हो। मत भूलो आजकल दुनिया से गायब होने में वक्त नहीं लगता। मैंने सुना है तुम्हारी दादी अभी भी अस्पताल में है। दादी का जिक्र सुनकर सिया के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। सिया धनराज की आंखों में देखते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा इतना आसान है तो हाथ लगाकर देखो क्या होता है। आप लोगों की बदौलत मैंने 3 साल जेल में बहुत कुछ सीखा है। अगर आप लोग जाना चाहते हैं क्या, तो मुझे तुम्हें बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर उसने काव्या की ओर इशारा किया और मुस्कुराने लगी। क्यों न इसकी शुरुआत हम आप लोगों की प्यारी बेटी काव्या से करें। ये सुनकर काव्या चीख पड़ी, नहीं। इसके साथ ही वो कुछ कदम लड़खड़ाती हुई पीछे हो गई। उसे पकड़ने के लिए कबीर उसकी ओर दौड़ा। वह सिया से कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन सिया की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर कुछ कह नहीं पाया। यहाँ तक कि धनराज भी अपनी जगह से हिल गया था। धनराज को इस सिया को देखकर यकीन नहीं हो रहा था। उसे याद था सिया हमेशा कमजोर और डरी हुई सी रहती थी, लेकिन जिस तरह से उसने अभी अभी उसे देखा था, पहली बार उसे डर लगने लगा था। उसने गुस्से से कहा, मैंने एक सांप को दूध पिलाया है। लिविंग हॉल में एकदम से शांति पसर गई। सिया मोदी और अपने कमरे की ओर चली गई। वही लिविंग हॉल में सब शोक में खड़े थे। देर बाद सुप्रिया बड़बड़ाने लगी, ये सब कैसे हुआ? किसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन लोगों को नहीं पता कि चीज़ इतनी कैसे बिगड़ गई। उन्होंने तो सोचा था वह जो कर रहे हैं वह सब सिया के लिए अच्छा ही है। तभी कबीर ने धनराज से कहा, डैड आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था सिया से। आप जानते हैं वह अपनी दादी से कितना प्यार करती है, फिर भी आपने उसे उनको लेकर धमकी दी। चुप रहो, धनराज चीर कर बोला। वो कबीर से पहले से ही नाराज था और अब और भी ज्यादा नाखुश हो गया। तभी काव्या बोली, तो इक्वल्स तो क्या हमें उसकी शर्तें मान लेनी चाहिए? काव्या के ये कहने पर सब उसकी ओर घूर कर देखने लगे। ईवान ने भौहें सिकुड़ की और कहा, बिल्कुल भी नहीं। हम पहले ही उसे जेल भेजकर गलत कर चुके हैं। हम उसे विहान को नहीं देंगे। काव्या गर्दन नीचे करके बोली, सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं नहीं होती तो मैं जेल नहीं जाती और यह सब कुछ नहीं होता। मैं इसकी हकदार हूँ। ये कहकर वो सुबकने लगी। सब समझ गए वो पैनिक करने वाली है। सब उसे कंफर्ट करने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ी। यह तुम्हारी गलती नहीं है, खुद को दोष मत दो काव्य, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो जाकर सिया से माफ़ी मांग लो। वह अभी गुस्से में है। एक बार जब उसे एहसास हो जाएगा कि हम उसे कितना प्यार करते हैं तो वह हमें माफ़ कर देगी। क्या होगा आगे, क्या धनराज उसकी शर्तें मान लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।